अब मैं उसके डीप गहराई में जाने वाला हूँ और गहराई में जा करके उस चीज़ को नस्ते-नाबूद करने का अथक प्रयास करता हूँ। तो चलिए मैं अपने ज़्यादा शब्दों को खराब ना करते हुए अपने उस टॉपिक पर चलते हैं जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। मैं उसे नस्ते-नाबूद करने का प्रयत्न करता हूँ। तो कोशिका विभाजन जिसे इंग्लिश में सेल डिवीज़न बोला जाता है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि सेल डिवीज़न इसको भाई बोला जाता है। तो कोशिका विभाजन होता क्या है? सबसे पहले तो इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो कोशिका विभाजन एक कोशिका टूटेगा क्या? एक कोशिका टूट गया और 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण हो गया क्या? एक कोशिका टूटा और 2 या 2 से अधिक कोशिका बन गया। एक कोशिका टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन होता है। बस इतना सा मतलब है। एक कोशिका टूट गया और उससे प्रतिरूपी तैयार हो गया, अधिक कोशिका का निर्माण हो गया, तो वो कोशिका विभाजन ही तो है ना। कोशिका विभाजन करता कौन है? तो आप जानते हैं कि कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम जो कोशिका के अंग है उसके द्वारा सेल डिवीजन का काम किया जाता है। लेकिन ये सेल डिवीजन जो किया जाता है ना, वो जंतु के लिए किया जाता है, ना कि प्लांट के लिए किया जाता है। याद रखना है कि ये जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन जो होता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा जो होता है, ये सेंट्रोसोम जो होता है वो जंतु में होता है, तो ये आपको याद रखने की बात हो चुका होता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ दूं कि भाई जंतु में तो सेंट्रोसोम का काम करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेड़ पौधे में भी तो सेल डिवीजन होते हैं, तो वो सेल डिवीजन वहां पर कौन करते हैं? तो पेड़ पौधा में जो सेल डिवीजन करता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। ये आपको याद रखने की बात हो चुकी है। सेल डिवीजन जो प्लांट में करता है, वो सेल डिवीजन जो होती है प्लांट में, वो सेल प्लेट के द्वारा किया जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया क्या? सेल डिवीजन जंतु में भी होती है और सेल डिवीजन होगा, जबकि सेल प्लांट में भी होता है, मानव में होता है, जंतु में होता है। सेल डिवीजन जो प्लांट वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3 तरह के होते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 तरह के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? पहला में असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जिसको इंग्लिश में माइटोसिस बोला जाता है। असूत्री विभाजन जिसको इंग्लिश में अमाइटोसिस बोला जाता है। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है उसको इंग्लिश में माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और थर्ड में होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो कोशिका विभाजन 3 तरह के होंगे। पहला हम बताए असूत्री विभाजन जिसे हम माइटोसिस बोलते हैं। दूसरा होता है माइटोसिस जिसे हम समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम माइटोसिस मियोसिस के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों के द्वारा हम कोशिका विभाजन सीखेंगे कि कहां पर किसका कोशिका विभाजन संभव हो पाएगा। तो कोशिका विभाजन ही तो करना है, मायने में अगर कहा जाए तो कोशिका को विभाजन ही तो करना होता है। कोशिका को बस विभाजन करना है। तो चलिए मैं 10 से 15 मिनट में मैं इस चीज को आपको समझा दूं और ऐसा समझाने का तरीका मैं लागू लाया हूं जो आपको इजीली बिना रट्टा मारे हुए, बिना चीज़ों को बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। 15 मिनट में आपको घोर के पिला दूंगा। कोशिका विभाजन से 3 जो हम बताऊंगा इससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं तीनों को आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। बिल्कुल देहाती भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देहाती जो भाषा होता है ना, बिल्कुल देहाती भाषा का मैं प्रयोग करूंगा और आपको आसानी से इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो अमाइटोसिस जो होता है जिसे हिंदी में असूत्री विभाजन बोलते हैं, यह विभाजन प्रोकैरियोटिक में होता है। जैसा कि आपको पता ही चल गया हो कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। ये मैं पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, वो सूक्ष्म जीव हुआ, कवक हुआ, माइकोप्लाज्मा हुआ, ये सब छोटी छोटी जो जीव होता है ना, जो हमारी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जा सकता है। और माइक्रोस्कोप का ही प्रयोग किया जाता है इसको देखने के लिए। ये नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते इस चीज को। इसमें जो कोशिका बनता है
वो बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें कोशिका का जो अंग होता है ना, वो बहुत कम होता है। कोशिका का जो अंग होता है बहुत कम होता है। ये फटाफट अपना प्रतिरूपी तैयार कर लेते हैं ये। आप कोरोना को देखे होंगे, कोविड-19 जो आया था, कितना जल्दी चीन से भारत, चीन के पड़ोसी देश तबाह हुए, एशिया तबाह हुआ, फिर वर्ल्ड तबाह हो गया। आप देखिए ना कोविड को, भाई कोविड होगा तो कहीं एक ही जगह हुआ, जो चीन में हुआ था। अब चीन से धराधर प्रतिरूपी कॉपी तैयार हुआ और पूरे वर्ल्ड में क्या किया, छा गया पूरे वर्ल्ड में। कोविड को आप भूले हो क्या? तो कोविड क्या था? एक वायरस ही तो था ना। और वायरस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से कोविड-19 में जो वायरस आया था और वायरस का जो प्रतिरूपी जो तैयार हुआ था, वो पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया था। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कितना जल्दी वो अपना अपना प्रतिरूप तैयार किया, अपना रूप तैयार किया और पूरे वर्ल्ड में छा गया। तो क्या था वो क्या था? वो सेल डिवीजन जो कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में कर रहा था, जिसके फलस्वरूप पूरा देश, पूरा वर्ल्ड तबाही के जर्जर हालत में फंस गया। और आप कह सकते हो कि लाखों लोगों की हत्या हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। तो ये प्रोकैरियोटिक ही तो था ना। प्रोकैरियोटिक में आप कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर बहुत जल्दी अपना कॉपी तैयार करना है तो प्रोकैरियोटिक कह सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतिरूप तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसके बीच अंग नहीं होता है ना कोशिका के, बहुत कम देखने को मिलता है। बस उसमें होता क्या है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है 70S वाला, और कोशिका झिल्ली होता है। बस यही तो होता है ना, ज़्यादा तो नहीं होता। जैसे मानव के पास क्या होता है, मानव के पास बहुत सारे अंग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। भाई बहुत सारे चीज़ होते हैं, इसलिए इसमें समय लगता है। सेल डिवीजन में समय लगेगा ना, लेकिन क्या वायरसेस, बैक्टीरियाज में क्या समय लगेगा यार? कितना समय लगेगा बताओ? क्योंकि उसके पास ज़्यादा अंग नहीं है कोशिका के, ज़्यादा कोशिका को वो डिवीजन नहीं कर पाता है। बोले तो कोशिका के जो अंग होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिससे कि बहुत जल्दी वो तैयार हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि वहां पर सेल डिवीजन क्या होगा कि एक कोशिका टूटेगा और दो या दो से अधिक कोशिका बनेगा, और वो प्राइक जो होता है प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे जीवों में आपको देखने को मिलेगा, जिसे नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। तो वो क्या होता है? असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेहतर से। अब मैं समसूत्री विभाजन की चर्चा करता हूं। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में माइटोसिस बोला जाता है। माइटोसिस याद रखना, इंग्लिश भी और हिंदी भी। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस बोलते हैं। यह विभाजन कायिक कोशिका जो होता है, सोमेटिक सेल इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें होता है। जैसे हमारे शरीर में आपको जितना भी चीज दिखाई पड़ रहा होगा, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ब्रेन, कुछ भी, लीवर की किडनी, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, जो भी आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो भी मतलब जो भी, वो क्या है? एक सोमेटिक सेल है, कायिक कोशिका है। कायिक मतलब काया। कायिक मतलब क्या होता है? काया। ये कायिक कोशिका से ही बना होता है। बस आपके शरीर में जितनी भी चीज आपको दिखाई पड़ रहा है वो सभी क्या है? सोमेटिक सेल है, कायिक कोशिका है। तो हमारा जो शरीर है वो सोमेटिक सेल है। शरीर स्पर्म और ओवम को छोड़ करके, स्पर्म और ओवम को छोड़ करके, यानी जनन अंग को छोड़ करके, आपके पास जितने भी अंग दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी सोमेटिक सेल है। और सोमेटिक सेल किस में आता है? समसूत्री विभाजन में आता है, माइटोसिस में आता है। इसमें स्पर्म और ओवम को छोड़ दो, और स्पर्म और ओवम को छोड़ करके जितने भी शरीर में आपके पार्टिकुलर चीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी क्या है? वो सोमेटिक सेल है, वो समसूत्री विभाजन है। इसमें एक मदर सेल टूटता है और दो या दो से अधिक डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और तब हम क्या बोल देते हैं कि समसूत्री विभाजन हुआ है। इसमें कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन ही तो करता है। अब जैसे मान लो कि सपोज दैट आपके शरीर में कहीं छिला गया
या एक्सीडेंट हो गया, ऐसे समझिए आप कहीं गए और एक्सीडेंट कर गए, सपोज दैट आपके हाथ में चोट लग गया, चोट लग गया, तो जहां पर चोट लगा है ना वहां पर के सेल्स मर जाएंगे, वहां पर के सेल्स क्या होंगे, मर जाएंगे। और जब वहां के सेल्स मर जाएंगे तो हमें जितना सेल्स डैमेज हुआ है, जितना भी सेल्स डैमेज हुआ है हम तो उतने ही भरपाई करेंगे ना। अरे भाई मान लो कि यहाँ पर कट गया, कट गया तो यहाँ का कट गया मतलब सेल्स वहाँ का डैमेज हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ के सेल्स डैमेज हुए हैं तो हमको कितने सेल्स की आवश्यकता है भाई, इतना ही सेल्स की आवश्यकता हुआ मिलेगा ना हमको, जितना कटा है या टूटा है या फूटा है हमें उतना ही सेल्स की आवश्यकता होगा ना। और उतना ही सेल्स की आवश्यकता होता है तो वो होता है समसूत्री विभाजन। आप देखे होंगे कि छिपकली, तो आप देखे होंगे छिपकली जो दीवार पर दौरा करती है, तो उस छिपकली में क्या देखते हो तुम, अपना पूंछ को त्याग देता है, जब वो पूंछ बड़ा हो जाता है तो अपना पूंछ को काट देता है, हटा देता है, आप देखे होंगे। और पूरा पुनः 10 दिन 15 दिन में क्या देखोगे, तो छिपकली का पूंछ निकल रहा। आप ऐसा कल देखे हो क्या? देखे हो तो कमेंट जरूर करना, अगर नहीं देखे हो तो ठीक बात है। छिपकली अपना लंबा पूंछ को क्या करता है, बाहर निकाल देता है और पुनः 10-15 दिन के बाद वो पूंछ आ चुका होता है, क्योंकि किसके क्रिया के बीच होती है ये, तो ये समसूत्र विभाजन के द्वारा ये हो पाता है। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या होगा जब मुझे सपोज दैट यहाँ पर मरा कोशिका की संख्या था 1000, मान लो कि यहाँ का जो कोशिका था वो 1000 कोशिका डैमेज हो गया। अब 1000 कोशिका जो डैमेज हुआ है और हमें वहां पर 1,00,000 कोशिका आ गया, हमें जरूरत कितना था, 1000 कोशिका की जरूरत था, हमें 1000 कोशिका की ही तो जरूरत था ना। लेकिन वहां पर सेल्स कितना आ गया, कोशिका कितना आ गया, 1,00,000 आ गया। बताओ अब वहां पर क्या होगा, गांठ बनेगा, नहीं बनेगा गांठ? अरे भाई मान लो कि एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर और वहां पर हमें 1000 सेल्स की आवश्यकता था, लेकिन वहां पर 1,00,000 सेल्स आ गया, अब क्या करोगे भाई, तो वहां पर गांठ हो जाएगा। और उसी गांठ का जब वो सेल्स बनना नहीं रुकेगा, सेल्स बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। हमें यहाँ पर सेल्स जो डैमेज हुआ था वो 1000 ही डैमेज हुआ था, लेकिन आज भरपाई कितना कर रहा है, लाखों में, जिससे कि गांठ बना और रुक ही नहीं रहा है, वो सेल्स एकदम बिल्कुल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर एक बीमारी बता देते हैं जिसका नाम होता है कैंसर, जिसका अदर भाषा में ट्यूमर बोल देते हैं। आप लोग डॉक्टर से जब मरीज होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनको कैंसर हो गया, मतलब क्या, क्योंकि अनियंत्रित कोशिका विभाजन वहां पर कर चुका है। इतना कोशिका बन गया यार, बताओ 1000 कोशिका की जरूरत था हमें, लाखों करोड़ों कोशिका वहां पर आ चुका है। इतनी जल्दी फटाफट 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 कोशिका विभाजन कर रहा है वो, जिसके फलस्वरूप जिसका परिणाम है कि उसे कैंसर में तब्दील होना पड़ा। और इसका बीमारी का कोई अंत नहीं है, इस चीज का इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन रुक ही नहीं रहा है। हर बीमारी में क्या होता है ना कि सेल्स का बहुत कम मैटर होता है, लेकिन यहां पर जो बीमारी है, इस बीमारी में सेल्स बनने की क्रिया लगातार चल रहा, लगातार चल रहा, लगातार चल रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि भाई जाओ, तुम्हारा खत्म खेला हो गया, तुम्हारा खेला क्या हो गया, खत्म हो चुका है, जाके घर बैठो 2-4 महीना 5 महीना, तुम्हारा देखो भगवान की तरफ से टिकट कब कट करता है। क्योंकि तुम्हारा सेल्स डैमेज हो रहा है, सेल्स रुक ही नहीं रहा है, वो डिवीजन कर रहा है बहुत ज्यादा। भाई कैंसर क्या होता है, यही तो होता है ना कि अनियंत्रित कोशिका डिवीजन कर रहा है। तो डॉक्टर साहब अनियंत्रित कोशिका विभाजन नहीं बोल करके क्या एक शब्द बोल देते हैं, कैंसर। वो इतना बड़ा शब्द नहीं बोलते हैं कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। कैंसर का डेफिनेशन यही है कि अनियंत्रित कोशिका डिवीजन कर रहा है वो। परिणाम क्या हुआ? परिणाम कैंसर हुआ। तो आपको पता चल गया कि जितना भी सेल्स है उतना ही सेल्स की हमको आवश्यकता होना चाहिए, न कि ज्यादा और न कि कम। अगर सेल्स कम बनेगा तो गड्ढा ही रह जाएगा, गड्ढा रह जाएगा, क्योंकि वहां पर सेल्स कम आया था। और जब ज्यादा आ जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। तो हमें जरूरत कितना, हमें जितना भी जरूरत है उतना ही हमको सेल्स चाहिए। तो ये कौन करेगा? ये समसूत्री विभाजन में होता है। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन फंसावे तो आपको नहीं फंसना है। आपको डीप नॉलेज रहेगा तभी आप नहीं फंस सकते, अन्यथा आप फंस जाओगे। इस तरह से कोई अगर समझाया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तो कमेंट जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आपको कोई समझाया होगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिस प्रकार से मैं आपको समझा दिया
मुझे नहीं लगता है, मैं तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं देखा हूँ इस तरह से, लेकिन अगर आप लोग देखे होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे। इसमें 5 तरह की क्रिया होता है, 5 तरह की क्रिया होती हैं जिसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन होता है। 5 तरह की क्या, जिसमें आपको याद रखना है एक ट्रिक के द्वारा आपको जल्दी याद हो जाएगा। IPM ऐड, IPM ऐड, I फॉर इंटरफेज, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफोज, A फॉर एनाफेज और T फेज टेलोफेज। ये 5 फेज है जिसके द्वारा आप कोशिका को विभाजन कर सकते हो, आप कोशिका को विभाजन कर सकते हो। ये 5 ही तरीका है जिसके द्वारा समसूत्री विभाजन में आप कोशिका को विभाजन कर सकते हो। सबसे पहले क्या बोले हम, IPM ऐड, आई का मतलब इंटरफेज। अब इंटरफेज में क्या होता है, तो इंटरफेज में जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कि प्रारंभिक कोशिका विभाजन कहां पर होता है, तो प्रारंभिक कोशिका जो विभाजन होती हैं वो इंटरफेज में होता है। पहला क्वेश्चन यहां पर दागेगा आपको, पहला क्वेश्चन आपको दाग देगा कि प्रारंभिक कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन में कहां पर होता है, तो आपको पहला ही क्वेश्चन आपको बताना है इंटरफेज। इंटरफेज में आपको प्रारंभिक और बड़ी कोशिका होती है। इसमें जो होता है, इसमें DNA का निर्माण होता है क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम अलग हो जाता है। यह सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी अवस्था होता है जहां पर DNA बनता है और क्रोमोसोम जो होता है वो अलग हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर होता है जो धागा के समान होता है, धागा कह सकते हो आप, स्प्लेंडर फाइबर। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि स्प्लेंडर फाइबर कहां बनता है, तो स्प्लेंडर फाइबर जो बनना स्टार्ट होता है, क्या बनना स्टार्ट करने की बात मैं बता रहा हूं आपको कि यदि स्प्लेंडर फाइबर बनने की बात करेगा तो कहां पर बनेगा, तो प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि केंद्र का विभाजन जो होती है वो कहां होता है, न्यूक्लियस का जो विभाजन होता है वो कहां पर होता है, तो न्यूक्लियस का विभाजन भी प्रोफेज में ही होता है। इंटरफेज में क्या हुआ, ये बड़ी सबसे बड़ी अवस्था है, इसमें DNA बनता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर बनता है, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है, साथ में न्यूक्लियस जो होता है वो टूट जाता है, अलग हो जाता है। तीसरा में होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि स्प्लेंडर फाइबर जो बनना स्टार्ट हुआ था वो स्प्लेंडर फाइबर मेटाफेज में क्या होगा, बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, बन के रेडी हो चुका, कहां पर, मेटाफेज में। और अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम बोल सकते हैं अध्ययन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मेटाफेज जो होता है बीच में होता है, बीच में होता है, इसलिए बीच का चीज पढ़ने के लिए बहुत काफी अच्छा होता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मेटाफेज बहुत अच्छा है। तो ये मेटाफेज की बात हो गया। A4 होता है एनाफेज। एनाफेज ये सबसे छोटी अवस्था होता है, सबसे छोटी अवस्था होता है। और कोशिका जो ध्रुव होता है, पोल जो होता है, वहां से क्या करता है, स्प्लेंडर फाइबर काट देता है, क्या करता है, उसको काट देता है। ध्रुव जो होता है, पोल जो होता है, जैसे एक कोशिका है, ये कोशिका है, इस कोशिका को क्या करेगा, 2 भागों में बांटेगा, बांटने के पहले स्प्लेंडर फाइबर रहेगा, तो पोल जो होता है वो पोल के बीच क्या करेगा, उसको भेज देगा, स्प्लेंडर फाइबर को पोल के पास भेज देगा। और टेलोफेज में क्या होगा, यह अंतिम प्रक्रिया होता है टेलोफेज, यहां पर कोशिका विभाजन हो जाता है। भाई धागा बन चुका है, धागा कहां बना, मेटाफेज में बना। एनाफेज छोटा होता है, बट ये पोल के पास जाता है, पोल के पास गया, जो कोशिका होता है वहां पोल के पास जाता है, ध्रुव के पास जाता है और उसको काटने का प्रयास करता है। और यानी कहने का मतलब है कि उसको 2 भागों में बांटेगा ना जी, तो 2 भागों में कहां बांटेगा, एनाफेज में बांटेगा। एनाफेज में पूर्ण रूप से उसको बांट देता है और टेलोफेज पूरी तरह से कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर टेलोफेज में बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगा आपको। मैं बता दिया, समझा दिया बहुत बेहतरीन तरीका से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे अर्धसूत्री विभाजन, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। टाइम ओवर हो रहा है लेकिन फिर भी इसको मैं कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन इसमें केवल जनन कोशिका ही डिवीजन करता है, जनन कोशिका डिवीजन करेगा, जनन अंग जो होता है वो डिवीजन करेगा।
इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाता है। भाई क्रोमोसोम होता कितना है? क्रोमोसोम कितना होता है? मानव में क्रोमोसोम कितना होता है? भाई 46 होता है ना। तो 46 गुणसूत्र होता है। यदि आप अगर आधा नहीं लोगे तो पता चलेगा कि 46 से 46 का मेल में 46 और फीमेल में 46, 46 दूना 92। अब वो बच्चा जो जन्म लेगा वो राक्षस पैदा लेगा या दानव पैदा लेगा, क्योंकि मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46। तो भाई मेल का 46 और फीमेल का 46 जब बनाओ, जब जुड़ेगा, ये मेल का स्पर्म और फीमेल में स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है, दोनों जब मिलेगा जाइगोट होगा, और जाइगोट होगा तो वहां पर एक बच्चे का निर्माण होगा। तो भाई कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल में जो स्पर्म और ओवम का जो मिलना होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जिसे, उसमें क्रोमोसोम की भूमिका होता है ना। मेनली रूप से आप कह सकते हो क्रोमोसोम की भूमिका होता है। तो मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो भी 46 होता है, फीमेल में होता है वो भी 46 होता है। तो 46 मिलेगा तो ये दिक्कत हो जाएगा ना, वो तो राक्षस पैदा ले लेगा। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा नियम बनाया होगा। ये भगवान की बात है भाई, भगवान ही तो ऐसा करते होंगे ना, कि उन्होंने क्या किया कि मेल का आधा और फीमेल का आधा दोनों कंबाइन किए, 23 जोड़ दिए, और 23 जोड़ोगे तो 46 हो जाएगा और एक बच्चे का निर्माण हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सुंदर सुशील बच्चा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46 है, तो 46 मिलेगा तो वो दानव पैदा ले लेगा। तो भगवान कहेंगे अरे राक्षस पैदा हो जाएगा, तो हमको गाली दे देगा सब लोग। तो राक्षस पैदा, भगवान भी बहुत तेज थे, भगवान क्यों 46 देंगे उनको? मेल में 46 और फीमेल में 46 क्यों करवाएंगे? इसलिए मेल का 23 और फीमेल का 23 दोनों कंबाइन करेगा, 46 बनेगा, और 46 बनेगा तो एक गुणसूत्र हो जाएगा। और एक गुणसूत्र में जो आपको पता होना चाहिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 हो जाएगा। और जैसे ही 46 बच्चे में जाएगा तो बच्चा एक सुशील और एकदम बिल्कुल पढ़ने योग्य अच्छा लड़का का निर्माण होगा, अच्छा लड़का बनेगा। समझ में आ गया? तो बिल्कुल क्रोमोसोम आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है मेनली रूप से। 2 मिनट और लेंगे हम, बस केवल 2 मिनट। चूंकि मेल में कितना गुणसूत्र होता है, 46 होता है, और फीमेल में कितना गुणसूत्र होता है, तो 46 होता है। हमने क्या बोला कि हमने बोल रहा हूं, सॉरी 1 मिनट, हाँ कैमरा हिल गया था, कोई बात नहीं। मैंने ये बोला कि मेल में 46 और फीमेल में 46, 23 हो गया मेल में और 23 लेना है फीमेल में। तो देखो 22 और 22 ले लो मेल से और 22 ले लो फीमेल से, तो 22 दूना के 44 हो गया, 22 दूना के 44 हो गया। हमें 46 गुणसूत्र लेने हैं, क्योंकि एक बच्चा में तो 46 गुणसूत्र रहेंगे तभी तो बच्चा का निर्माण करेगा ना। अब 46 बनाना हमको है, कैसे बनाओगे? तो 22 मेल से ले लो और 22 फीमेल से ले लो, तो 22 दूना 44 हो गया। और एक ले लो मेल से और दूसरा ले लो फीमेल से, तो एक मेल से और दूसरा फीमेल से, तो एक एक दो, यानी 44 दो 46, यानी 46 गुणसूत्र हो गए, बच्चा पैदा ले लेगा। लेकिन क्या होगा जब 46 गुणसूत्र ना होकर 47 गुणसूत्र हो जाए, तब क्या होगा? तब आप देखे होंगे कि आप ट्रांसजेंडर को देखे होंगे कि ट्रेन पर जो, हालांकि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको कोई भाव नहीं देता है, उनको कोई वैल्यू नहीं देता है, ट्रेन पर पैसे मांगते हैं। ट्रांसजेंडर जो बोला जाता है, शायद किन्नर उसको बोलते हैं, किन्नर। तो जैसे ही क्रोमोसोम में अनियमितता आएगा तो किन्नर बन जाता है। किन्नर बनने कौन बनता है? जिसमें 47 गुणसूत्र आ जाता है। जिसमें 46 गुणसूत्र नहीं आके 47 गुणसूत्र आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? किन्नर बन जाता है। देखिए 44, 22 + 22 जो 44 होता है, वो एक शरीर का निर्माण करता है। 22 + 22 जो होता है वो एक शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण मीन्स क्या? जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों में क्या अंतर है बताओ? उसके पास भी बाल, मेरे पास भी बाल, उसके पास भी ब्रेन, मेरे पास भी ब्रेन, उसके पास भी 2 आंख, मेरे पास भी 2 आंख, उसके पास भी 1 नाक, मेरे पास भी 1 नाक, उसके पास भी 1 गला, मेरे पास भी 1 गला, उसके पास भी 2 किडनी, मेरे पास भी 2 किडनी, उसके पास भी 2 आंख, मेरे पास भी 2 आंख, उसके पास भी लीवर, मेरे पास भी लीवर, उसके पास भी किडनी, मेरे पास भी किडनी, उसके पास भी अग्नाशय, मेरे पास भी अग्नाशय। भाई दिक्कत कहां पर है? दिक्कत कहां पर है? तो देखिए ऑटोसोम और ऑलोसोम 2 पार्ट्स होते हैं। जो 22 + 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और 2 जो होता है एक मेल से और एक फीमेल से, वो क्या होता है? 2 हो गया ना, 22 + 22 2 44 और 2 46, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई बच जाएगा मेल में, और दूसरा फीमेल में एक्स और एक्स बच जाएगा। तो अगर ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो गया, ऑटोसोम यानी कि 22 + 22 में अगर समस्या है,
तो देखे होंगे कभी कोई व्यक्ति को कि कहीं नाक के नीचे कट गया, नाक के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति को देखें जहाँ पर कटा होगा, या कहीं देखे हो कान कटा हुआ है, कहीं कान 3 गो हो गया, ऐसा देखे होंगे आदमी को आप कि कहीं पर 2 कान के बजाय 3 कान आ गया, कहीं पर 3 गो आँख देखने को मिल रहा है। तो लोग क्या बोलता है कि भगवान पैदा ले ललखुन है। भगवान पैदा नहीं लेते हैं, वो क्रोमोसोम में अनियमितता होता है। जो बायोलॉजी पढ़ोगे तब तो ज्ञान होगा ना। ऐसे भगवान भगवान करते रहो, भगवान भगवान करते रहो, ज्ञान रहेगा तभी ना भाई मेरे। ज्ञान के अभाव में क्या ही कर लोगे, सीधा बोल दोगे भगवान ने किया। भगवान थोड़े करते हैं, सब काम भगवान ने करेंगे तो आप बेकार जन्म लिए हो। भाई सब काम भगवान ही करेंगे तो आपको क्यों जन्म दिए भगवान? भगवान तो आपको जन्म नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हर काम जब भगवान ने करेंगे तो आपको जन्म क्यों मिला? तो ऐसा बात नहीं, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब काम भगवान ही करेंगे। तो इस बात को समझना चाहिए कि आप कहीं भी व्यक्ति बहुत प्रकार के देखे होंगे तो वो शरीर में प्रॉब्लम होता है। तो शरीर बोलने से तात्पर्य क्या है कि वो ऑटोसोम में प्रॉब्लम हुआ, 22+22 वाले में प्रॉब्लम है। और कभी कभी ट्रांसजेंडर जो देखते हो या किन्नर जिसे बोलते हो, तो वो किन्नर क्या होता है, वो लिंग में प्रॉब्लम होती है, मेल में क्या बोलता है उसको, ऑलोसोम में प्रॉब्लम होती है, ऑलोसोम में प्रॉब्लम होती है। तो नाम क्या पड़ जाता है, किन्नर। तो बहुत लोग बोलता है कि भगवान देखिए उनको किन्नर बना दिया, कैसा कर्म किया कि किन्नर बन गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, समझने का बात है। बायोलॉजी जो नहीं पढ़ेगा वो तो ऐसे ही करेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसी में ऐड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का एक मनसा है, बहुत ऐसे लोग में आप देखे होंगे कि लड़का नहीं, लड़का हो गया तो बहुत खुश हो जाएगा, और जहाँ लड़की हो गया तो जो महिला होता है उस पर उत्पीड़न का केस हो जाता है। उस महिला पर बहुत सारा अत्याचार होने लगता है कि ये महिला में प्रॉब्लम है। महिला में प्रॉब्लम नहीं है, महिला में प्रॉब्लम कौन बोलता है? जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, जिसे ज्ञान की कमी है। इस वीडियो को उसको दिखा देना जो ये बोलते हैं कि महिला में प्रॉब्लम है। महिला में प्रॉब्लम नहीं होता भाई, मेल में प्रॉब्लम होती है, आदमी में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अरे भाई आपको समझना चाहिए कि फीमेल में तो एक्स क्रोमोसोम होता है भैया। फीमेल में, औरत में तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। एक्स और वाई मेल में होता है, और एक्स और वाई जहां रहेगा वहां पर लड़का पैदा लेगा। एक्स एक्स जहां रहता है वहां लड़की पैदा लेता है। अरे बुर्बक, आपको समझना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ लिया करो कम से कम। बायोलॉजी का ज्ञान रहेगा तो महिला पर कम से कम ऐसा अत्याचार नहीं करते आप। ये प्रॉब्लम मेल में होता है, आदमी में प्रॉब्लम होता है, वहां पर एक्स और वाई रहता है। अगर ऐसा आपको केस मिले तो सीधे डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कंप्लेन करो कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। क्योंकि उसे समझना चाहिए कि भाई फीमेल में तो नेचुरल है, एक्स और एक्स होता है, जो लड़की को ही दे सकता है जन्म, लड़का को जन्म नहीं दे सकता महिला। महिला कभी सुने हो? जो जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा वही इस तरह की बातें करेगा ना। चूंकि महिला में एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, वाई तो है ही नहीं, तो लड़का पैदा कहां से हो जाएगा उसको? लड़का पैदा होता है आदमी यानी मेल से पैदा लेता है। औरत कभी भी लड़का पैदा नहीं कर सकता है। औरत से केवल एक लड़की का पैदा ले सकता है, मर्द पैदा नहीं कर सकता, लड़का पैदा नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम नहीं है, उसके पास केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो ज्ञान की कमी रहता है, इस पर जानते हो, बहुत बहुत जगह इस पर केस भी हो जाता है, बहुत जगह केस फाइल कर देता है कि भाई अत्याचार नहीं करना चाहिए उसको। उसको कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए, कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि भाई फीमेल के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और आपको मारना चाहिए तो आप मार रहे हो महिला को। बताओ ये कहाँ का नियम है? अगर फीमेल आपको मारती तो एक बात रहता, इलाज करवाओ तुम। यहाँ महिला को ही बोल देता है इलाज करवाओ। अरे पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? हा? मेल में एक्स और वाई होता है भाई साहब। मेल को दिखाओ, डॉक्टर के पास जाने का मेल की जरूरत होता है, मेल जाओ डॉक्टर के पास। फीमेल क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? थोड़ा पढ़ लो यार, बायोलॉजी पढ़ लो थोड़ा सा, उसके बाद बात करना। मैंने बहुत से महिलाओं को अत्याचार होते हुए देखा है कि लड़की पैदा ले लिया, उसको पीट रहा, डेंगा रहा। अरे पागल, चित खोपड़ा हो तुम रे, समझ में नहीं आता है? महिला में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स और वाई होता है। बुद्धू, पढ़ लिया करो। मुझे गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सा महिलाओं पर अत्याचार होते हुए देखा है। अब उससे बुद्धू को कौन समझाए कि प्रॉब्लम तुम में है, तुम जाओ डॉक्टर के पास दिखाओ ना। तुम महिला को क्यों अत्याचार कर रहे हो? मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख रहा था, महिला पर ही थोप रहा सब चीज, महिला ही। अब हमें क्या बोलूं यार, मतलब हम तो वीडियो देख के हंसी आ रहा है मुझे कि अरे पागल उगल है क्या ये, महिला को ही पीट रहा है ये। अरे गधा, तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ, तुम्हारा इलाज की जरूरत है।
तुम में प्रॉब्लम है, महिला को डेंगा रहे हो, तुम महिला पर अत्याचार कर रहे हो, बताओ। तो अगर आपको ज्ञान हो गया है, अगर आपके नजदीक में अगर ऐसी प्रॉब्लम आवे और महिला पर अत्याचार होवे, तो कम से कम आप एक्शन जरूर लें और कम से कम उसको 2 लपड़ खींच के मारो, उस लड़का को, उस पर केस भी करो। जो इस तरह की बातें करते हैं, प्रॉब्लम उसमें है, महिला पर अत्याचार है, ये क्या बात हुई यार। बायोलॉजी अगर नहीं पढ़े हो तो कम से कम डॉक्टर से तो मिल सकते हो ना। ठीक है, बायोलॉजी नहीं जानते हो, मत पढ़ो, पर यार महिला पर अत्याचार मत करो। प्रॉब्लम तुम में है, तुम घटिया किस्म के इंसान हो। तुम्हें यह पता नहीं है कि मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में एक्स और एक्स होता है। दे उठा के मार रहे हो तुम, दे उठा के ये बात कर रहे हो कि यार लड़की पैदा ले रहा, लड़का पैदा नहीं ले रहा, इस तरह की बात करते हो तुम। इलाज करो बाबू, तुम्हें इलाज की जरूरत है भाई साहब, उसे इलाज की जरूरत नहीं है। महिला पर अत्याचार क्यों करते हो? इसलिए बेहतर होगा, मुझे समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, ज़्यादा ही बोल दिया, तो उसके लिए आप सॉरी करता हूँ। एंड बेल आइकन ऑन कर लें और इस वीडियो को पूरे भारत में, आपको हर एक मोहल्ला में, हर एक जगह ये वीडियो जाना चाहिए और ये वीडियो पहुँचाना आपका काम है, मेहनत मेरा करना काम है। तो कम से कम रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे भारत में कन कन में जाकर इस वीडियो को बजना चाहिए, हर एक मोबाइल में चलना चाहिए, ये मेरा मंशा है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।